अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमारा हफ्तावार प्रोग्राम इनसाइट एंड फोरसाइट विद ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब। आज उनसे बात करेंगे और मुख्तलिफ इशूज़, आपको पता है पिछले हफ्ते में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उनका भी तजिया करेंगे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अ न्यू नॉर्मल, उसके ऊपर भी गुजरा गुफ्तगू करेंगे। फिर इंडिया में जो सिलसिला चल रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। चाइना के बारे में ख़ास तौर पे आज बात करेंगे कि ये जो राइज ऑफ चाइना है, नॉट जस्ट इन एशिया, नॉट जस्ट इन यूरेशिया, बल्कि अफ्रीका तक उसकी जो मार है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और अमेरिका वगैरह उसको किस तरह देख रहे हैं, ये सब चीज़ें आज ज़ेरे बहस आएंगी। मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। हेयर कम्स ब्रिगेडियर साइमन शरफ साहब। ब्रिगेडियर अस्सलाम साहब, कैसे हैं वालेकुम। जी आप? गुड मॉर्निंग। खैरियत, शुक्र है खुदा का, मच बेटर। अच्छा, अच्छा, वो मुझे ज़रा मैं लोगों को बता दूं कि ब्रिगेडियर साहब की तबीयत नासाज थी पिछले हफ्ते में, और मेरी बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के इसरार के बाद ब्रिगेडियर साहब माने हैं, और मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, हमें प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहिए। अगरचे उनका गला भी ख़राब था और तबीयत भी नासाज थी, लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सबसे पहले तो ये शुरू करते हैं कि ये जो चाइना की राइज के हवाले से मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि कंसर्न्स पाए जा रहे हैं, खासतौर पे सुपर पावर जो हमारी अमेरिका है उसकी तरफ से, और फिर जाहिर है जो उसके साथ क्वाड के कंट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा कंसर्न पाया जा रहा है। तो ये क्यों इतना कंसर्न वो पेश कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा थ्रेटन फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं चाइना की वजह से? पिछले 40 बरस में, बिलखुसूस पिछले 30 बरस में चाइना की इकोनॉमिक पावर जो है ना, अनप्रेसिडेंटेड अंदाज में राइज हुई है। और उस इकोनॉमिक पावर की वजह से तकरीबन पूरी दुनिया इस वक्त चाइनीज प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होती है। ठीक। उनका एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप बन गया है। और स्ट्रेटजी में कहते हैं कि जब दो ममालिक के दरमियान में इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग हो जाएं, तो जो जंग है, जो कन्वेंशनल वॉर है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, मजदूद हो जाते हैं। तो चाइना पूरी दुनिया को इस पोजीशन पे ले आया कि वो उनको चैलेंज भी करता है और उसके साथ साथ उनसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी रखता है। तो दुनिया ने ये समझा नहीं था कि चाइना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि वो हो गया है। दिस इज द मेजर कंसर्न फॉर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपने मुझसे शेयर किए थे कुछ नक्शे भी, मैं चाहता हूं कि बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स, मैं उनको भी स्क्रीन पे लाता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है और किस तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, इस नक्शे को आप कुछ देर तक रहने दें इसी तरीके से। जी। जी। बुनियादी तौर पे जो नॉर्थ और वेस्ट, दैट इज यूरोप एंड अमेरिका, इनकी जो वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजी है, वो बेस्ड है कंटेनमेंट ऑफ यूरेशियन लैंड मास, जिसको इस नक्शे में लैंड पावर के तौर पे जाहिर किया गया है। ये एक मैकिंडर की थ्योरी थी। अब इस लैंड पावर में दुनिया की सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। इसमें चाइना आता है, सेंट्रल एशिया आता है, अफगानिस्तान है, कुछ हिस्से पाकिस्तान के बीच में शामिल हैं। अब अगर ये अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, लैंड पावर, तो मैकिंडर कहता था कि ये पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। लिहाजा फिर इसको रोकने के लिए एक स्पाइकमैन साहब थे, उन्होंने एक थ्योरी दी कि इसको कंटेन किया जा सकता है। जो आप नीले रंग में देख रहे हैं, ये रिम लैंड है। और अगर आप देखें तो यही कंटेनमेंट जोन है रशिया की, सेंट्रल एशिया की और चाइना की। आप देखें तो नॉर्थ यूरोप से लेके सी ऑफ जापान और रशिया के एंड तक ये एक नीला नीला एरिया फैला, इसको कहते हैं द रिम लैंड। दिस इज द कंटेनमेंट जोन। इसी के अंदर नेटो है, इसी के अंदर बगदाद पैक्ट था, इसी के अंदर सीटो थी, सेंटो था, और एपिक आर्क है, एपिक आर्क, जिसका अभी इंडिया बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, इंडो पैसिफिक, यूएस इंडो पैसिफिक अलायंस के अंदर है, जिसको जी। हम क्वाड भी कहते हैं। तो ये इसका कंटेनमेंट का एरिया था जिसमें कि इसको कंटेन करना था। चाइना ने ये किया कि इकोनॉमिक पावर के साथ इसको तोड़ दिया है कई जगहों पे। पाकिस्तान में इसको तोड़ा है, इसको बर्मा के रास्ते से तोड़ा है। उसके बाद चाइना अफ्रीका में घुस गया। अफ्रीका एक ऐसी जगह थी जिसको स्ट्रेटेजिकली कंटेंशन में ही नहीं लाता था, नॉर्थ और वेस्ट अमेरिका और यूरोप।
ये पसमानदा इलाका था, इट वाज अ फॉरगॉटन एरिया, लेकिन चाइना ने पिछले 20 बरस में, 10 बरस में इसको भी जिंदा कर दिया। आप हैरान होंगे कि इस वक्त दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, उसमें रवांडा, अफ्रीका। इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, ये ममालिक शामिल हैं। और जी, यहाँ पर 10% से ज्यादा बहुत ग्रोथ ज्यादा रेट है। इन्फ्लेक्ट, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इन ममालिक का जा रहा है। सो इट्स नॉट ओनली एशिया विच इज राइजिंग, इट इज अफ्रीका विच अफ्रीका। इज आल्सो राइजिंग। और अफ्रीका वो था जिसमें इनकी कॉलोनीज थी और इन्होंने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया था, जो कि स्ट्रेटेजी की टर्म में बर्न आउट स्टेट्स इनको कहा जाता था, बनाना रिपब्लिक्स कहा जाता था। लेकिन जी। अब ये रिपब्लिक्स जो हैं ऑर्गेनाइज हो गई। आप देखें यूथोपिया में खाना जंगी रही, इथियोपिया कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। रवांडा जैसा मुल्क हाँ, जहां पे वहाँ पे इतनी जेनोसाइड हुई थी, वो, बिल्कुल। दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री विद लीस्ट करप्शन। करप्शन बिल्कुल। इंडेक्स में, लैक ऑफ करप्शन इंडेक्स में इस वक्त रवांडा दुनिया में नंबर 1 है। सो ये सारे ममालिक जो हैं ये चाइनीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट हैंड, वेरी गुड सर्वेलेंस, नो करप्शन एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट। तो ठीक है। ये मॉडल जो है चाइनीज मॉडल, ये अफ्रीका को बहुत सूट कर रहा है। वो दुनिया कहेगी कि वो चाइनीज की कॉलोनीज बन गए हैं, लेकिन ये वो कॉलोनी नहीं है जहां पर डॉग्स ऑफ वॉर थे फ्रेडरिक फोर्सिट के, बिल्कुल। जहां पे मुल्कों बिल्कुल को एक्सप्लॉइट किया जाता था गुर्बत की सतह से भी नीचे। इसमें डेवलपमेंट शामिल। सो अफ्रीकन विल लव टू बी अंडर द चाइनीज शैडो विद दिस सही प्रोस्पेरिटी। बात। और तो ये जो इस दूसरा, तरीके से चाइना ने, ये मैं साथ चाहता हूँ कि इसका दूसरा भी जो हमारा है, इसको भी हाँ थोड़ा सा। ये नक्शा, हाँ ये नक्शा बड़ा अहम है। अभी आप इस नक्शे में देखें तो जो पिंकिश है, ईस्टर्न यूरोप भी इसमें आ रहा है, चाइना के हिस्से आ रहे हैं, रशिया के आ रहे हैं, कुछ हिस्से पाकिस्तान के भी इसमें शामिल है, अफगानिस्तान है। यहां से ये माइट निकलेगी। हम्म, अब देखें तो चाइना के ईस्टर्न यूरोप में भी ममालिक के साथ अलायंसेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना नॉर्थ सी से ऊपर ग्रीनलैंड और आइसलैंड में भी घुस गया है। और जी। ऊपर से रशिया ने जो आर्टिक रूट था अपने न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स के साथ, उसको हम्म, 12 महीने खुला रखने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो वहां भी अब कॉन्वॉयस चलनी शुरू हो गई है। इससे हुआ ये है कि हसार टूट गया और अमेरिका जो एक बहुत बड़ी आइलैंड थी, जो अपनी सी पार के साथ कंटेनमेंट रिंग के अंदर, जो कि रेड में जाहिर हो रहा है, वहां अपनी पावर प्रोजेक्ट करती थी, उस पे जगह जगह चाइना ने अपनी पोस्टें लगा दी हैं, अपने बेसिस बना लिए हैं, अपने इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप कर लिए हैं। और चाइना ने ये सब कुछ अपना सॉफ्ट पावर के साथ किया, मिलिट्री पावर के साथ नहीं किया। इसके हाँ, साथ साथ वो अपनी मिलिट्री पावर भी बढ़ाता रहा। इसलिए कल अगर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की बात होगी तो रशिया की मिलिट्री पावर चाइना की इकोनॉमिक पावर के साथ कंबाइन होगी, और चाइना की अपनी भी मिलिट्री पावर है। आप ये अंदाजा लगाएं कि इस अलायंस में 3 ममालिक वो आ जाएंगे जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं। ये हम्म, एक बहुत बड़ा फॉर्मेडेबल अलायंस बन गया है, और अब वेस्ट इसको रोक नहीं सकता। चाइना ने अपने तरीके के साथ, यानी चाइना इज अ ड्रैगन गोज इनटू अ हाइबरनेशन, लेकिन वो हाइबरनेशन में भी सोचती रहती है और कुछ करते रहती है। सडनली द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि द नेक्स्ट सेंचुरी बिलोंग्स, दिस सेंचुरी नाउ बिलोंग्स टू एशिया। एशिया। और इसमें इंडिया भी बड़ी तेजी के साथ है, यानी इंडिया इज राइट अप देयर। हम्म, लेकिन अगर वो चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन करेगा तो इंडिया नीचे गिर जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि 3 साल 4 साल में इंडिया विल बी दी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ठीक। अगर ये चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन करेगा तो गिर के 7वें 8वें नंबर पे आ जाएगा। तो ये हम्म, लद्दाख पे इंडिया जो है मोस्ट प्रोबेबली चुप साधेगा, और अल्टीमेटली जो है चाइना के साथ जो रिलेशन है इंडिया के, वो बिल्डअप होंगे उन कम्युनिकेशंस पर जो चुन लाई साहब हम्म, करते रहे हैं इंडिया के साथ 1958-59 में। 59 तक। इंडिया हाँ और जी। चाइना के रिलेशंस मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर ठीक हो जाएंगे। हम्म। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, और हमारा जो एक और है कि इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है, इस वाले से ये भी मैं आपको आपके सामने लेके आता हूँ। आप इसको भी थोड़ा सा सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो हैं, इसको हम अच्छा कैसे ये एक्सप्लेन करें? नक्शा, जी ये नक्शा मैंने लिया था एक यूएस वॉर गेम में से, जी जी। जो 2001-2002 में लड़ी गई थी टांपा अच्छा में। जी। ये नक्शा मैंने वहां से हासिल किया था।
अभी ये याद रखेंगे, ये नक्शा 2002 18 बरस पुराना है। सबसे सेंटर में पिंक में है द बैड गाइज, लिबिया, ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया। अब ईरान चाइनीज फेयर में चला गया है, इराक चाइनीज फेयर में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया चाइनीज फेयर में है। जो ब्राउन में है वो है कंट्रीज दैट कुड गो आइदर वे। उसमें चाइना था, सीरिया था, मैक्सिको, ग्रीस, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वाले ममालिक थे। अब इसमें आप देखें कि कितने मुल्क इसमें शामिल हो गए हैं। लिहाजा ये पूरे का पूरा पिंक सर्कल और ब्राउन सर्कल अब एक हो गया। उसके बाद एक लाइट ग्रीन है, कंट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर सिक्योरिटी। इसमें आप देखें पाकिस्तान, पाकिस्तान भी चाइना के सर्कल में आ गया है। ठीक, यूक्रेन, सोचने की बात है कुछ अरसे बाद क्या होता है इनके साथ। साउथ एशियन कंट्रीज ज्यादातर जो हैं वो चाइना के स्फेयर में आ गए हैं। बाल्टिक्स विल रिमेन इंडिपेंडेंट, लेकिन जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड में उनकी पेनिट्रेशन हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। टूनेशिया, वहां पे बहुत ज्यादा चाइनीज इन्फ्लुएंस आ रहा है। कैरेबियन में बहुत ज्यादा आ रहा है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन कब तक खड़ा रहेगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं उनमें से कुछ ममालिक ऑलरेडी चाइना के साथ मिल रहे हैं, जैसे कतर है। फिर सीरिया देखें, सीरिया इज ऑलरेडी अलाइंड विद रशिया एंड चाइना। तो ये जो एक छोटा सा सर्कल था जिसमें चाइना सर फहरिस्त था, ये बहुत बड़ा हो गया and it is not dominating the larger circle which was there in 2002, जिसमें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड थे। रशिया भी वहां से उठ के चाइना के पास आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी अमेरिका का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सुकड़ गया है, जबकि चाइना का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा फैल गया। और अब पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर सिक्योरिटी एनी मोर। वी आर वेरी वेरी इंडिपेंडेंट इन सिक्योरिटी मैटर्स। फिलीपींस का भी ड्रिफ्ट जो है, जिसके इर्द गिर्द मैक्सिमम अमेरिकन बेसेस, आपको पता है फिलीपींस के प्रेसिडेंट किस तरीके से अमेरिका को चैलेंज करते हैं। तो ये सारी इक्वेशन जो इन्होंने एक इंटरनेशनल स्टेबिलिटी की बनाई थी बेस्ड ऑन ब्रॉड ओवरऑल स्पेक्ट्रम, टोटल स्पेक्ट्रम डोमिनेशन, वो जो है ना परफरेट हो गई है, वो इट्स गॉन टू श्रेड्स। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज शेपिंग अप राइट नाउ। ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपने बताया है, और पिछले 18 साल में ब्रिगेड साहब बहुत बड़ी चेंजेस आ गई हैं। और जिस तरह आपने फरमाया कि इतने इतने बड़े कंट्रीज जो हैं वो चाइनीज इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, क्या वजह है कि व्हाई डू दीज कंट्रीज ट्रस्ट चाइनीज मोर देन द यूएस? मेरे ख्याल में जो चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल है डेवलपमेंट का, चाइना पैसे भी देता है और दे आर हेल्पिंग कंट्रीज टू डेवलप, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखें रवांडा को, हम देखें अंगोला को, हम देखें इथियोपिया को, इवन साउथ अफ्रीका, इवन नमीबिया, तो चाइनीज मॉडल जो डेवलपमेंट का है करप्शन फ्री मॉडल है। और डेवलपमेंट जो है बड़ी, चाइना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता है। चाइनीज जो इंटरवेंशन है गरीब ममालिक में, ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, उससे 3 गुना ज्यादा इंटरवेंशन है चाइनीज बिजनेसमैन की प्राइवेट सेक्टर में। तो ये जो है, दिस इज द सेकंड थिंग। जो पसमानदा ममालिक के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, जो पहले कॉलोनीज रही थी यूरोप की और अमेरिका की, उन्होंने रियलाइज किया कि उनके हाथों में बहुत अच्छा फार्मूला आ गया डेवलपमेंट का और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो इस फार्मूला को नहीं छोड़ेंगे जब तक वहां पर सोरिश नहीं होगी, और वो सोरिश कराएंगे हॉस्टाइल एजेंसीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। और दूसरा दूसरा जो अमेरिकन स्ट्रैंगुलेट करते थे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मेडलिंग करते थे, चाइनीज का कोई इस तरह का भी इरादा नजर नहीं आता। नहीं नजर, आप वेनेजुएला को देख लेना, चाइनीज उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, क्या कर सका है, सीआईए ने वहां पे कू भी कराने की कोशिश की। एक जमाने में उन्होंने क्यूबा में भी कोशिश की थी। और अभी तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, लेट्स सी द राइज ऑफ क्यूबा एंड मैक्सिको, व्हाट हैपेंस। अच्छा।
जी मैं आज आपका जो आर्टिकल था वो देख रहा था ब्रिगेड साहब, उसमें आपने, मैं उसको बल्कि एक दो चीजें मैं उनकी कोट करता हूँ आपकी जो आपने लिखी है। आपने लिखा है कि चैलेंज्ड बाय द चाइनीज इकोनॉमिक माइट द यूनिपोलर वर्ल्ड इज क्रम्बलिंग। और ये जो क्रम्बल है वो उसका पूरा प्रोसेस आपने बता भी दिया कि यूरेशिया spearheaded by China is breaking out from a century of humiliation. All colonies that the US and the West used to exploit and make launching pads for military adventures are gone. For how long will India wait against the tide? Only time will tell. अब ये जो चैलेंज है यहाँ पे ब्रिगेड साहब जी जरा मुझे ये बताएं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइनीज राइज हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि ये ट्रेन हमसे छूट ना जाए, तो अगर छूट गई तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसको इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? इसका यही कि जवाब मैं आपको दे देता हूँ। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएस जी इंडियन बिजनेसमैन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां जी हाँ, पर माइक पॉम्पियो ने भी तकरीर पोम्पियो की भी हुई। थे हाँ। उसमें कहा था हम चाइना के साथ हैं, एंड ही केप्ट रेफरिंग टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उनको बुरा भला कहता रहा। उसके जवाब में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि जी आप अलायंसेस की बजाय दुनिया में उभरती हुई मल्टीपोलैरिटी को देखें। लिहाजा इस स्टेटमेंट में चाइना आपको अपने आप को, सॉरी, इंडिया अपने आप को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए तैयार है। और इस जुमले में, मल्टीपोलैरिटी के जुमले में, उनकी वो ऑब्जेक्टिव वाजे तौर पे नजर आ रही है। अगर हम उनके इस फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट को ले लें, तो उसने जी हाँ। पॉम्पियो की तकरीर को उसमें जीरो कर दिया। उसने क्यों किया? मुझे ये नजर आता है कि अल्टीमेटली चाइना और इंडिया एक ही कैंप में आ जाएंगे, क्योंकि आ जाएंगे। अगर इंडिया इस कैंप में से निकलता है मुकम्मल तौर पे, तो फिर वो तीसरी इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकेगा, वो सातवें आठवें नंबर पे चला जाएगा। क्या ठीक इंडिया है। ये अफोर्ड करना चाहेगा? आई थिंक रैशनल थिंकिंग इंडिया में हो रही है। इंडियन थिंकर्स आर लॉन्ग टर्म थिंकर्स, दे आर वेरी, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी रैशनल। ये हाँ। बीजेपी की वजह से, हिंदुत्व की वजह से इरेशनैलिटी आई थी। आई थिंक इस लद्दाख की शौक के बाद रैशनल थिंकर्स स्टार्टेड थिंकिंग रैशनली इन इंडिया। जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। वो इंडिकेट कर रही है बड़ा इस हवाले सख्त से। रिटॉर्ट है माइक पॉम्पियो को। जी हाँ। और ये उसमें जाहिर है कि उनके इकोनॉमिक जो स्टेक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसका आपने जिक्र भी जी किया अपने आर्टिकल में। जो गुजरात मिरेकल की आपने बात की है, और आपने ये भी बताया कि जो चाइना है वो इंडिया का लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग पार्टनर है, और जिसमें उन्होंने आपने बताया कि नियरली $90 बिलियन की जो है ट्रेड है, जिसमें डेफिसिट इनका $40 बिलियन तक है। तो ये वो समझते हैं कि हमारी स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। तो लेकिन आप समझते हैं कि मोदी के होते हुए सैनिटी प्रिवेल करेगी वहां पे? बिल्कुल करेगी। इट विल अल्टीमेटली प्रिपेल। वो जो इमोशनलिज्म है हम्म, और जो मिथिकल रियलिटीज पे वो बिलीव करते थे, उस पे वो नजर षानी करेंगे अपने ख्वाबों को जिंदा रखते हुए। चाइना के साथ एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इसका एक और जाविया भी है। वो हम्म, जाविया ये है कि इंडिया के अंदर एक आवाज उठ रही है कि जवाबी कार्रवाई करे चाइना के खिलाफ। क्या लद्दाख में इंडिया जवाबी कार्रवाई करेगा मिलिट्री की कोई जगह चाइना की करके? क्या वो 6,000 किलोमीटर का फ्रंट खोलेगा? मैं नहीं समझता वो खोले। हम्म। लेकिन वो तब भी कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई करे। फेस सेविंग के लेकिन लिए हो हाँ, सकता है, फेस सेविंग के लिए हो सकता है कि इंडिया कोई जवाबी कार्रवाई करे पाकिस्तान के खिलाफ, हम्म, अपने नेशनल मुराद के लिए। क्या ये मुमकिन होगा? अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो फिर पूरा महाज खुल जाएगा। हम्म। और जैसा हम पहले प्रोग्रामों में कहते रहे हैं, तो पाकिस्तान तो फिर लद्दाख के एरिया में नॉर्थ से भी आ सकता है, हर तरफ से लेकिन आ सकता ब्रिगेड है। साहब, इट विल एक 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 अगेन एक बी अ ऑप्शन वहां पे, डिजास्टर। एक ऑप्शन वहां पे ये भी सोची जा रही है कि कुछ इलाका जो है वो उसमें मिलिट्री एक्शन लेके कुछ टेरिटरी जो है वो वापस ले ली जाए, और फिर उसको क्विड प्रो को के तौर पर गलवान वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये अमेरिका अपने इंडिया में ये मिलिट्री ऑप्शन के तौर पर सोचा जा रहा है। आप समझते हैं कि ये वायबल ऑप्शन होगी इनके लिए? नहीं, ये चाइना कभी भी नहीं करेगा क्विड प्रो को। चाइना विल नॉट। चाइना इस इंटेंशन के साथ आया ही नहीं है। अगर वो ये करेंगे तो जो डेप्सैंग है, जो जी स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल है, चिकन नेक है, बॉटल नेक है, अगर उसमें 10 किलोमीटर और आगे चाइना चला जाता है,
तो फिर इंडिया क्या करेगा? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक यूएन की रिपोर्ट आई है ब्रिगेड साहब, आपने देखी होगी, आज ही आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जन्म ले चुकी भी हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि केरला और जो कर्नाटका वगैरह के इलाके हैं उसमें ये मौजूद हैं, और जिनसे उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको खतरा है। तो ये तो खुद इंडिया के अंदर भी बड़ा मामला जो है वो खराब होने जा रहा है। देखिए तो उससे जी। देखिए इस एरिया की हिस्ट्री है, इट वाज अ लॉन्चिंग पैड फॉर सिविल वॉर इन श्रीलंका, आप ये याद रखें। हम्म, ठीक है ना? ठीक। आप साउथ ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इन्हीं का आइडिया था श्रीलंका में सिविल वॉर कराने का, तमिल्स वर्सेस सिन्हालीज। तो ये जब इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स की रिवायत किसी रीजन में चल जाती है, फिर उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। यानी पाकिस्तान ने खुद सफर किया है इसमें बहुत ज्यादा। हम्म, तो ये तो इट्स अ फैक्ट। नॉट ओनली दैट, जो अलहदगी की तहरीक है इंडिया की, वो भी अब ज्यादा पकड़ेंगी। जो देखे ना परिफ्री पे ममालिक किस तरीके से इंडिया के बिहेव कर रहे हैं, नेपाल, भूटान, इवन बांग्लादेश हैज स्टार्टेड गिविंग इंक्लिनेशंस ऑफ अ हाँ, स्विंग इन इट्स पॉलिसी। तो ये सब ठीक। कुछ हो रहा है जी। तो ये एक क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूँ, ये हमारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया से, यूजीन कर्नर हैं। ये कह रहे हैं कि डू यू थिंक इट्स अ वैलिड कंसर्न दैट अ मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर चाइना इज मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट सपोर्टेड बाय ऑनलाइन शॉपिंग, एंड दैट व्हाइल अदर कंट्रीज रिमेन इन लॉकडाउन with their shop fronts closed, forcing people to shop online, China's economy will be benefiting? Yes, I'll answer it in English for the convenience Sure. of Eugene. Mhm. Uh, the issue is China produces and the world consumes. Mhm. And when China produces and the world consumes, China earns. Now, that money has to be kept in circulation. China does not have the capacity to produce and consume itself. It needs the world to consume, and it has brought the world to a point where the world consumes. Every country of the world, including the United States of America and Australia, consume Chinese products. ठीक। So all this surplus money China is putting into the development of the third world, into the BRI projects, and into the countries which were previously colonies and have since been burning out with war, with civil war. So China is using all this economic cloud that it gathers through its balance of trade for the development of third world countries. And this is where the major change is taking place. Uh, Even if Europe opens all the shop fronts and they start selling their own goods, हम्म, they do not even produce a simple thing like a mask. Even हाँ, for that, they are dependent on countries like Turkey, Pakistan, and China. हम्म, Chloroquine, Pakistan, India perhaps are the biggest suppliers of chloroquine to the world right now. हम्म, So it was never realized that the world would change like this. The Chinese shop fronts are not going to get smaller or diminish. They will continue to increase. ठीक है। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे उससे पहले ब्रिगेड साहब, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की कि जिस तरह चाइना राइज कर रहा है, उससे जाहिर है कि जो सुपर पावर है उसके यहाँ और जो यूरोपियंस हैं उनके यहाँ एक बड़ा कंसर्न मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि बड़ी आसानी से इसको राइज करने देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे? और अगर अगर रिएक्ट करेंगे तो फिर हमारे जैसे जो ममालिक हैं जो कि चाइना के साथ दे रहे हैं, उनके लिए कितने बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं? देखिए जी, चाइना इज, यू जस्ट हैव टू रियलाइज, यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल ले लें, इनका ऑटोमेटिव सेक्टर जो है, उसमें चाइना की कितनी इंटरवेंशन होगी? हम्म, बहुत ज्यादा होगी है। कुछ में इंडिया की हुई है, ज्यादा में चाइना की इंटरवेंशन होगी है। इसी तरीके से आइसलैंड जो बैंकरप्ट हो गया था, ग्रीनलैंड जो बैंकरप्ट, आइसलैंड के पास पैसे नहीं, उनको जो इम्पीटस दिया है इकोनॉमिकली, वो किसने दिया है? चाइना ने दिया है। ये अब खेल खत्म होने वाला नहीं है। चाइना एक हम्म, सुई से लेके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक सप्लाई कर रहा है। यू नो, चाइना इज सप्लाइंग न्यूक्लियर इक्विपमेंट टू इंडिया। ये अच्छा। आपके लिए बड़ी हैरानगी की बात होगी।
तो ये चाइना बहुत फर्म फुटेड, उसके टेंटिकल्स हर तरफ फैले हैं। ठीक है। अच्छा, ये मलिक उसामा सईद साहब पूछ रहे हैं जी कि चाइना मोस्ट लाइकली टू बिकम सोल ग्लोबल सुपर पावर बाय मिड 21st सेंचुरी। मिट रोमनी जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुआ करते थे अमेरिका में, उनका ये कह रहे हैं कि चाइना बिकम्स द सोल ग्लोबल सुपर पावर इकोनॉमिकली, मिलिटरीली एंड जियोपॉलिटिकली बाय द मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी। डू यू एग्री विद दिस? दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जेपी मॉर्गन, वॉल स्ट्रीट, ये सब यही बात कर रहे हैं कि 3 साल में चाइना विल बी द वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, नंबर 2 विल बी यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 3 विल बी इंडिया, उसके बाद दूसरे ममालिक आएंगे। यानी पहले 6 ममालिक में 5 ममालिक एशिया से होंगे। ठीक। सो दिस इज एक्चुअली द राइज ऑफ एशिया। राइज ऑफ एशिया एंड राइज ऑफ एशिया, अफ्रीका भी, चाइना, जैसे आपने अभी अभी बताया था उसमें, एफ्रो उसको तो एशिया, वो बिल्कुल, तो उसमें तो द राइज ऑफ, कॉन्टिनेंट, चाइनीज कॉन्टिनेंट उसको कह रहे हैं अफ्रीका को तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। आप देखें अच्छा वहां रवीर साहब रिसोर्सेज कितने हैं। जी, मैं आना चाहता हूँ कि वो जो बात जो पिछले प्रोग्राम में आपने कही थी, उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीकेशंस उसकी देखी हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हसीना वाजे साहबा को। अब ये जो आपने बात की थी, मुझे ये सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इमरान खान को कहा है या क्या हुआ नहीं, उन्होंने, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हो सकता है मेरा आर्टिकल किसी ने पढ़ा हो जिसमें मैंने ये लिखा था, आई डोंट नो। लेकिन जब हमारी पार्टी छोटी थी है? कई साल पहले, तो हम बातचीत करते थे, तो आई मीन्स नो वर्ड सेइंग कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की कन्फेडरेशन बनेगी। ये रह नहीं सकती, क्योंकि बंगाली मिजाज ऐसा है कि 30 40 50 साल में वो स्विंग करता है। आप देखें, मुस्लिम लीग वहां पे बनी, फिर हाँ। पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने करवाई, फिर कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, तो फजले हक साहब यूनाइटेड बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने। और उन्होंने किस तरीके से मुसलमान तरीके आज़ादी जो थी उसको इतना ज्यादा इम्पीटस दिया। मुस्लिम बिल्कुल। लीग के पॉपुलर होने में कासिम फजले हक का बहुत बड़ा हिस्सा था। बिल्कुल। ही इज स्टिल अ हीरो ऑफ पाकिस्तान। सोहरावर्दी इज अ हीरो ऑफ पाकिस्तान। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, जिसके घर में मुस्लिम लीग बनी, इज अ हीरो ऑफ पाकिस्तान। वो अब भी हमारे हीरोज हैं, और हमारी सड़कें इस्लामाबाद में उनके नामों उनके से नाम। मंसूब है अब भी। तो एब्सोल्युटली। हमारे दिल, यानी मैं जब भी किसी बांग्लादेशी को बाहर मिलता हूँ, तो मैं उसे इस तरह मिलता हूँ जैसे मैं किसी पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ, और बिल्कुल। मुझे भी वो इसी तरह मिलते हैं जैसे अपने किसी हमवतन को मिलते हैं। ये जज्बा जिंदा है, इसका रिवर्सल होना ही होना है। एंड यू विल सी बांग्लादेश विल स्टार्ट। खालदा जिया के जमाने में दे गॉट वेरी क्लोज टू पाकिस्तान। हाँ जी। फिर हाँ जब जी। से हसीना वाजद आई आई हैं, फांसियां हुई हैं, ये दूरी हो गई है। लेकिन ये पोल्स दोबारा रिवर्स होने वाले हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, इट वाज मच नीडेड कॉल, और ये जरूरी थी। और पाकिस्तान ने, डिस्पाइट बैड मेमोरीज ऑफ 71, जिस पे के बहुत ज्यादा रिसर्च होनी अभी जरूरी है जेनोसाइड के ऊपर, कि वो कौन से लोग मरे थे। इट ऑल, देयर इज लॉट ऑफ स्कॉलरली वर्क व्हिच नीड्स टू बी डन ऑन दिस। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इंशाल्लाह विल कम क्लोजर, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा। अच्छा रुगीर साहब, एक और चीज जो मैं देख रहा था कि एक तरफ तो ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कॉल गई, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हसीना वाजे साहबा जो हैं, शी इज डिस्टेंसिंग अवे फ्रॉम द इंडियन अथॉरिटीज। अभी आज हिंदू की जो रिपोर्ट आई है उसमें द हिंदू ने लिखा है कि 4 महीनों से इंडियन एम्बेसडर जो हैं वहां पे कोशिश कर रही हैं कि हसीना वाजे से उनकी मुलाकात हो जाए, और उनको वो टाइम नहीं दे रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सिलहट का जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है, और सिलेट आपको पता ही है कि जो उनका नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल करीब लगता है, तो वहां का जो कॉन्ट्रैक्ट है डिस्पाइट इंडियन कंसर्न्स उन्होंने चाइनीज कंपनी को दे दिया है। तो ये कुछ चेंजेस आ रही हैं वहां पे पॉलिसी में भी, मेरा ख्याल है। हाँ, लेकिन हिंदू ही, इसी अखबार में इसी खबर के नीचे भी उन्होंने लिखा है, हम्म। कुछ और भी लिखा है, कि उन्होंने कहा कि जी इंडिया का इंटरनल मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट्स कश्मीर के भी हवाले से। इसी, कश्मीर के हवाले से हाँ। भी, और हाँ। हाँ। सिटीजन सिटीजन एक्ट के हवाले से भी बड़ी म्यूटेड किस्म की उन्होंने स्टेट। हम्म। हसीना वाजिद इज नॉट गोइंग ऑल आउट, शी हम्म। हैज स्टार्टेड थिंकिंग। हम्म। उसका माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा। देखिए, उसकी पूरी फैमिली मैसकर हुई थी,
हाँ शी इज कैरिंग अ हिस्टोरिकल बर्डन। हाँ, ये तो है। होल फैमिली वाज मैसेकर्ड नॉट बाय पाकिस्तानीज हम्म, बट बाय बंगालीज देमसेल्व्स। तो ठीक बात। ये उस शी हैज टू गेट ओवर दैट। उसे उसमें से निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और जब वो और इसमें निकलना इसमें शुरू करेगी। हाँ जी। इसमें इसमें ब्रिगेड साहब एक चीज़ और भी हुई है कि जो इंडिया को कंसर्न हुआ है वो ये भी है कि उन्होंने जो कोविड-19 के हवाले से इनकी मदद की है बांग्लादेश की, उसके ऊपर भी उन्होंने शाबाशी नहीं उनको दी, उनको एप्रिसिएशन नहीं दी। उल्टा आपको पता है कि पाकिस्तान से वो ट्रेड भी शुरू कर दिए, 15 साल में पहली दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान से प्याज भी मंगवाने शुरू कर दिए हैं। वो तो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने बंद कर उनको दिए प्याज देने से इनकार कर दिया था। तो पहली दफा पाकिस्तान से प्याज गए हैं बांग्लादेश में। मैं तो ये चाहता हूं कि आने वाले 4 सालों में, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने ही टेन्योर में वीजे की रिस्ट्रिक्शन बांग्लादेश के साथ खत्म कर दें। हमारे तकरीबन 10 लाख बंगाली रहते हैं कराची और सिंध में। ठीक बात है। वीजा उनको भी रिस्ट्रिक्शन रेगुलराइज़ शुड करें। बी रिमूव्ड। हाँ, हाँ, रिमूव्ड। जब हम एक मुल्क थे तो कोई वीजा नहीं था। हाँ। बांग्लादेश से वीजा रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दें, पॉपुलेशन का फ्लो होने दे, और फिर आप देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कन्फेडरेशन कैसे बनती है। मैं और फिर आपको बताऊं, साथ-साथ जैसे जी, जी। प्लीज़ गो अहेड, गो अहेड। आरसीडी, जैसे आरसीडी था उसी के मॉडल पर हुँ। हमारा टर्की, ईरान, पाकिस्तान ये खुल जाए एक दूसरे के लिए। उस वक्त आरसीडी में वीजा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, और टर्की इज वन ऑफ द मोस्ट वेलकम कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर पाकिस्तानीज इवन टुडे। हुँ, आप हुँ। टर्की में जाएं, किसी होटल टैक्सी ड्राइवर से बात करें, तो वो आपको कहेगा, जब आप कहेंगे आप पाकिस्तानी, वो आपको कहेगा कादेश, कादेश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। गर्दिश, हाँ, और सम सही। ऑफ दोज गुड रेस्टोरेंट्स आर सो माइंडफुल कि हुँ। उनको खाना तो एक जैसा हमारा, लेकिन उनके खानों में मिर्चें नहीं होती, तो वो थोड़ा सा स्प्रिंकलिंग ऑफ स्पाइसेस भी करते हैं जब उन्हें पता चलता है पाकिस्तानी आए। दे रियली हाँ, हाँ। लव अस। हुँ, इवन ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अब बहुत बेहतर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज इंटरवेंशन। हमारी एक हुँ, बैड हिस्ट्री रही है एवर सिंस दी खुमैनी रेवोल्यूशन, उसको हुँ। भी हमें ओवरकम करना पड़ेगा। बांग्लादेश हमारे साथ आ जाएगा। ये बहुत जबरदस्त बरादराना ममालिक का इतना बड़ा ग्रुप बन हुँ। जाएगा। लेकिन सर और इसमें पाकिस्तान। इसमें एक एक और इश्यू जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, वो है वो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ जो कि उस वक़्त से सदियों से वहाँ पे बेचारे पाकिस्तान का नाम ले लेके उन कैंप्स में मर गए हैं, उनके गल सड़ गए हैं, उनकी नस्लें जवान हो गई हैं। जी मेरा ख्याल है कि जी, अब वक़्त आ गया है कि उनके बारे में भी कोई एक्शन लिया जाए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। ये हाँ, जो बांग्लादेश की जेनोसाइड हुई है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप शिलवीला बोस की किताब भी आपने पढ़ी हो, हाँ, रिसर्च की हाँ, हो, बिल्कुल। आधे से ज्यादा जेनोसाइड की ग्रेव्स जो हैं वो पाकिस्तानियों की हैं। जो हुँ, वेस्ट पाकिस्तान से लोग गए हुए थे, जो बिहारी वहां पर थे, कितनी हाँ, बड़ी कुर्बानी उन्होंने पाकिस्तान के लिए दी है। उन्होंने हमारे लिए 71 में जंग लड़ी है, शाना सही बात। बशाना। जमात इस्लामी बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। हाँ, हम क्यों इनको इग्नोर कर रहे हैं? वो हमारे एसेट्स हैं, हमारे भाई हैं, नजरियाती तौर पे वो पाकिस्तानी हैं। हमें करना पड़ेगा, वी हैव हुँ। टू डू इट। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट मॉडल अच्छा फॉलो करेंगे, तो 30-40 लाख लोगों का इन्फ्लक्स हम पाकिस्तान में बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हम 40 बरस से अफगानियों को कर रहे की हैं, बिल्कुल कर मेहमानदारी कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा एंटी पाकिस्तान है, दे आर हाँ, मोर प्रो इंडिया, जो नॉर्थ अफगानिस्तान वाले हैं, और उनके अब भी पाकिस्तान में कारोबार है। वाई नॉट विद आवर ओन पीपल, जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपनी नस्लें गंवाई हैं हमारे लिए। ये स्टेट्समैनशिप का मामला है, एंड आई रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इस पे भी बड़ा सीरियसली सोचें और एक बोल्ड डिसीजन लें बांग्लादेश के बारे में। और इसमें इसमें आप समझते हैं कि जो हमारी अस्करी क़यादत है वो भी ऑन बोर्ड होगी सिविल क़यादत के साथ? आपको हैरानगी होगी कि हम जो फौजी हैं, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का इतने इतने बरस। वी हैव नो इल फीलिंग्स टुवर्ड्स बांग्लादेश, नॉट हुँ, एट ऑल। मेरा अपना भाई, ही वाज प्रिजनर ऑफ वॉर, और उसको बड़ा आइसोलेशन में रखा गया था। उसके पास डॉक्यूमेंट्स इस किस्म की थी जो कि उसने इंडिया को हैंड ओवर नहीं की थी, हुँ, तो उसकी वजह से भी हुआ। मेरी उससे भी बात होती रहती है, आज के शो से पहले भी हमारी थोड़ी सी बातचीत वगैरह हुई थी।
आई हैव रिटन लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन बांग्लादेश अपने भाई की मदद के साथ। उनके दिलों में भी मोहब्बत है बांग्लादेश के लिए, अब भी मोहब्बत है इंडिया में कैद रहने के बावजूद। ऐसी बात नहीं है, मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट विल बी वेरी फ्लेक्सिबल ऑन दिस। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और चीज बताऊं ब्रिगेड साहब के, मेरे दोस्त हैं शाम निजामी साहब, अमेरिका में होते हैं, उनसे भी मेरी आज गुफ्तगू हो रही थी। वो मुझे बता रहे थे कि बांग्लादेश में इस वक्त भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं। हालांकि आपको पता है कि उर्दू से नफरत की बुनियाद पे बांग्लादेश बना था, लेकिन आज भी वहां पे उर्दू में शायरी करने वाले मौजूद हैं, उर्दू में लिखने वाले मौजूद हैं, उर्दू में गुफ्तगू करने वाले मौजूद हैं। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट से कहें, और मुख्तलिफ जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ मुशायरे करवाती हैं, अदिबाओं को बुलाती हैं, वहां पे बुला के उनके साथ प्रोग्राम्स करती हैं, हमें बांग्लादेश से भी लोगों को इनवाइट करना चाहिए जो कि उर्दू बोलते हैं, जो कि उर्दू का परचम अभी तक लहरा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, हमारा कंट्री टू कंट्री जो कांटेक्ट है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बहुत जरूरी है कि हम उनको बुला के उनके साथ इंटरेक्ट करें। देखें जी, हमारा स्पेशली फनून लतीफा में सरूर बारा बंकवी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रानी ऑफ ढाका जो हाँ मुशायरे करवाती थी, ठीक है ना। हमारी जो जबरदस्त मौसीकी है बांग्लादेशी, बंगाली हाँ मौसीकी, जिसमें बिल्कुल हमारी बिल्कुल। फिल्में बनी हैं, रोना ठीक है ना। लैला देखें रॉबिन ना। घोष, हाँ, रूना लैला, रॉबिन घोष, फरदौसी बेगम, शबनम। बी ए दीप, बशीर अहमद दीप, हाँ वो एक्टर भी थे, शायर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, सब कुछ खुद ही वन मैन आर्मी थे वो। बिल्कुल। सरूर बारा बंकवी, देयर इज अ वेरी rich cultural history between, we've been one country till 1970। हमें बढ़ना पड़ेगा इसकी तरफ। अच्छा, ये आखिर में एक सवाल भी आ गया है, मेरा ख्याल है कि अभी कर लेते हैं। ये मलिक उसामा साहब ने फिर दोबारा सवाल किया कि चाइना's debt trap diplomacy, is Pakistan a victim in CPEC, implications for Pakistan और पार्ट ऑफ अ न्यू ग्रेट गेम, ये सारी मुख्तलिफ चीजें उन्होंने पूछी हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट वी हैव टू पे। ये भी लोगों का एक कंसर्न है कि कहीं हम लोग फंस ना जाए चाइना के ट्रैप में। नहीं, अगर चाइना ने हमें पावर प्लांट्स लगा के दिए हैं, उसकी बिजली को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ग्रिडों पे नहीं पहुंचा सकते ट्रांसमिशन लाइंस की। चाइना का कसूर है, पाकिस्तान का। बिजली अगर आ गई और हम उसको फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंचा सकते, चाइना का सही बात। कसूर है, ये पाकिस्तान का। सड़कें अगर बन गई हैं और उन सड़कों पे ट्रक रोल नहीं हो सकते ट्रेड के साथ, चाइना का कसूर है या पाकिस्तान का कसूर है? नो, इट इज नॉट दैट ट्रैप। वी आर एक्चुअली right now in the that trap of the West, and we have been in the that trap of the West for past 40 years। हमने उस ट्रैप में से बाहर निकलना है। उस ट्रैप की कोई नहीं बात करता। ये जो वन लाइनर पॉइंटर्स आते हैं, बुलेटिन आते हैं, जैसे इस सवाल में आए हैं, दीज आर ऑल एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा। और ये आजकल आजकल हमारे दोस्त जो हैं इंडिया से, वो काफी कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि साई साई ऑप्स जो हैं वो भी कर रहे हैं, खास तौर पे हमारी अफवाज के साथ जो है उनकी बुरी खबरें लगा के उनके मुतालिक पाकिस्तानी इसके जो ख्यालात हैं उनको पोल्यूट करके ये समझ रहे हैं कि हम बड़े अपने फनकाराना तौर पे ये काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वो रिपब्लिक टीवी के जो मेजर साहब है ना, उनकी पहुंच ही कहीं नहीं है। वो करने दो तो मेरे उनको जो सामने करना कभी है। आ जाए ना ब्रिगेड साहब, उनको यकीन करें मेरे सामने वो आ उनको जाए एकदम। 3-4 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, इज हैविंग अ गुड लाइफ, बेंटले कार हाँ चला रहे होंगे, याशी करें, लेट हिम हाँ, हैव हिज फ्यू मिनट्स ऑफ प्लेजर। सही बात है। अच्छा ब्रिगेड साहब, आखिर में सिर्फ मुझे ये बताएं कि इंडिया से क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है? क्योंकि अब जाहिर है कि जो टेरिटरी तो लॉस होनी थी उनकी हो गई, अब उन्हें समझ नहीं आ रही इसको कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे लोगों को बताएं। सब लोग उनके अब आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो गए हैं कि हाँ जी, टेरिटोरियल लॉस हुआ है। आपकी क्या खबरें हैं कि एज ऑफ टुडे क्या लेटेस्ट है जी? जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक तो प्रेशर इंडिया में है कि क्विट प्रोको के लिए कुछ ना कुछ करें, या चाइना के खिलाफ करें या पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका चाहेगा इस इलाके में अब मिलिट्री सोरिश हो, क्योंकि उस सोरिश के साथ वो चाइना के राइस को कुछ अरसे के लिए डिले कर सकते हैं। ठीक। ठीक है ना। they'll employ these delaying tactics, but as I said earlier, China will live, India will live to fight another day। तो इनिशियली तो फौजी सोच थी ना इंडिया की, पहले जी जी। 2 महीने 1.5 माह, लेकिन अब एज इंडिया इज कमिंग टू ग्रिप्स विद सिचुएशन, तो इकोनॉमिक जो टेबल है उनका, जो कैनवस है, वो भी खुलता जा रहा है। तो
this economic cooperation and interaction of India and China is most likely going to prevent a conflict. It will prevent a conflict between them. मुझे इसके आगे सोरिश नजर ज्यादा नहीं आ रही. अगर होगी तो it is going to be and something which has been imposed in the region from outside. बाहर की ताकतें ये सोरिश करवाएंगी, कोई उनका आलाकार बनेगा और फिर वो लड़ाई जो भी होगी शॉर्ट होगी, इंटेंस होगी, उसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होगा और चाइना भी इन्वॉल्व होगा इन कंटेनिंग वन साइड ऑफ द फ्रंट और उसमें पाकिस्तान विल प्रिवेल विद बेटर टेक्नोलॉजीज. तो बट आई होप सैनिटी विल प्रिवेल, इससे ज्यादा सोरिश ना बढ़े. चाइना, इंडिया और पाकिस्तान अपने सारे डिस्प्यूट्स जो हैं उनको अमन के साथ, डिप्लोमेसी के साथ उनको रिजॉल्व करें और कश्मीर का फैसला करें जो भी, और कश्मीर के लोगों को उस फैसले में स्टेक होल्डर्स बनाएं, उनकी उमंगों का ध्यान रखें. दैट इज द बेस्ट पॉसिबल पीसफुल सोल्यूशन. अदरवाइज मिलिट्री सोल्यूशन तो है ही है, लेकिन मेरे ख्याल में अब मिलिट्री सोल्यूशन का टाइम कम होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ जो फ्लेयर अप नहीं हुआ लद्दाख के अंदर, उसकी वजह से. ठीक है, चलिए अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के लिए मामलात बेहतर हों और जो आपने ऑप्टिमिज्म शो किया है वो अल्लाह करे कि उसी तरह ही रहे और सैनिटी प्रिवेल करे भारत में और ख़ासतौर पे बीजेपी के अंदर भी, क्योंकि उनकी वजह से मसाइल जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हैं. उनकी वजह से उनका अपना मुल्क जो है उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब. इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है, मैं तेरा ही बंदा हूँ. मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है. तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है. स्पुरदम बतोमाए खेशरा तूदानी हिसाब कमो बेशरा. मुझे इसरा किसानों को ब्रिगेडियर साहब के साथ इजाजत दीजिए. जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और जबरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान. थैंक यू सर. खुदा हाफिज. थैंक यू.